बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ही है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दुनिया में जमहूरियत की दावेदार कहलाने वाली डेमोक्रेसी भारत में आम इंतखाबात का इनेकाद मुकम्मल हो गया है। 7 मराहिल में यह प्रोसेस जारी रहा और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। साथ में इंडियन मीडिया जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भारत की जानिब से भी इंतखाबात का नताइज का ऐलान हो रहा है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का नफरत का बयानिया पिट गया है और उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना है इन अ वे, क्योंकि उनका दावा था इस मरतबा जो नारा था वो अब की बार 400 से पार यानी 2/3 अक्सरियत। लेकिन जो नताइज अब तक आए हैं उनमें 294 नशिस्तों पर उन्हें सबकत हासिल है, जबकि जो अपोजिशन की जमातें हैं जिनका इकट्ठ इंडियन ब्लॉक के नाम से था, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उन्हें 231 नशिस्तों पर सबकत हासिल है। आने वाले दिनों में क्या इसके मुमकिन नताइज असरात मुरतब होंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चल के हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अहम नुकता यह है कि इंडिया में एक अपसेट कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन के नताइज हैं और वैसे भी ये जो इंतखाबात हुए हैं इन्हें मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात भी कहा जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चीन के अहम दौरे के सिलसिले में आज चाइना पहुंच गए। अपने पहले मरहले में वो शेंजन शहर में पहुंचे हैं जहां उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ये जो 5 रोज़ा दौरा है इसमें वो चाइनीज़ लीडरशिप के साथ अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें CPEC फेज़ 2 की बात हो रही है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबा हो, एग्रीकल्चर का शोबा हो, डिफेंस का शोबा हो और जो दीगर कल्चर का शोबा है उसमें बेहतर इश्तराकी अमल और आगे बढ़ने की राहों तलाश की जाएंगी और उस पर उम्मीद यही की जा रही है कि ब्रेक थ्रू भी मुमकिन हो। आज जब वो शेंजन सिटी पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया, फिर जो शेंजन कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर शेंजन के नायब सदर भी मौजूद थे। उनके प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस दौरे की अहमियत, इसकी अफादियत पे गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मसूद खालिद साहब ने। अ वेरी नोटेड सदर, पाकिस्तान के रह चुके हैं और चाइना में इन्होंने बहसियत पाकिस्तान के सफीर सर्व किया। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम सचते के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अपने चाइना के दौरे के पहले मरहले में वो शेंजन पहुँचे हैं, तो एम्बेसडर मसूद साहब बताइएगा इस शेंजन सिटी की क्या अहमियत है और जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन है आप उसको किस निगाह से देखते हैं मौजूदा हालात के तनाजर में? जी शुक्रिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचे और उनका जो स्टार्ट हुआ है विजिट वो शेंजन से हुआ है। अब शेंजन की अहमियत ये है कि ये प्रोविंस जो है कहलाता है गुआंगडोंग और ये चीन का बहुत ही प्रॉस्परस और अमीर सूबा है। और शेंजन की अपनी अहमियत ये है कि शेंजन को आप कंपेयर करते हैं गवादर से। अच्छा, यहाँ पहला क्या कहते हैं जो है वो इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाया था और शेंजन एक फिशिंग विलेज होता था और ये बिल्कुल हांगकांग के ऑपोजिट है, यानी कि वहां से हांगकांग से भी आप शेंजन को देख सकते हैं और वाइस वर्सा। तो शेंजन जो है इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी के शोबे में और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक कलीदी हैसियत जो है वो अख्तियार करता है। ये जो सारे आप आईफोन्स और आईपैड्स और लैपटॉप्स एप्पल के देखते हैं ये सब वहां बन रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मल्टीनेशनल, तो बहुत बड़ा, यानी कि ये पूरे 40-45 साल में वो एक फिशिंग विलेज से शेंजन जो है एक टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और बिल्कुल उसका नक्शा चेंज हो गया। तो मेरा ख्याल है मकसद भी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि शेंजन की तरक्की को देखें, क्योंकि जो आपने CPEC के सेकंड फेज का जिक्र किया उसमें जो है और शोबाजात में हमारा बाहमी ताउन होगा, जिसमें IT और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी 2 क्लस्टर्स हैं और शेंजन इज इन द लीड। सो आई थिंक वो होगा ये कि वहां पर ये इनकी मुलाकातें होंगी, वहां की हुकूमत से भी मुलाकात होगी, शेंजन के जो हुकाम हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और इसके अलावा जो वहां पर कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी है, उसके साथ इंटरेक्शन होगा, जो मेरे ख्याल में बहुत ही हमारे लिए कारामद होना चाहिए। और गालिबन मकसद भी यही है कि शेंजन और पाकिस्तान के दरमियान हम देखें कि अब जो ये CPEC के सेकेंड फेज में जा रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी के डोमेन में हमें क्या मदद मिल सकती है, तो शेंजन की अहमियत है। तो अभी हम जब आमतौर पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम गवादर को एक दिन देखना चाहेंगे कि वो शेंजन की तरह चेंज हो गया है। अच्छा। तो शेंजन इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट
टू चाइनाज जीडीपी। तो ये है। और आपने बड़े इसका अहम हॉन्ग नुकात आपने बड़े अहम नुकात बताए और इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका पर्सपेक्टिव भी शेयर किया। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है चीन है ओवरऑल, ये तो शेंजन के पोटेंशियल के हवाले से आपने बताया, जो वहाँ तरक्की तेजी से हुई है उससे यकीनन हमें सीखना भी चाहिए और उसको एमुलेट करना चाहिए। दौरा चीन को जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, हमारी जो दिफाई मामलात हैं, जो इलाकाई सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान सीपैक फेज 2 की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एज सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद उनका पहला ये चीन का दौरा है। क्या अमूमी तौर पे तवक्कुआत होती हैं, क्योंकि आपने सर्व किया एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन चाइना? जी देखिए, एक बात मैं सिर्फ कहता चलूं शेजन के बारे में। ये देखिए, मसलन ये हुआवे कंपनी है जो दुनिया में जानी जाती है और पाकिस्तान में भी इसके बड़े प्रोजेक्ट्स। हुआवे का जैसे मसलन हेडक्वार्टर्स जो है वो शेंजन में, तो बहुत अहम शहर है सनती तौर पर और इक्तसादी तौर पर चीन के लिए। अच्छा, अब आप वजीर आजम साहब के दौरे की बात कर ले तो देखिए, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है वो बहुत ही देरीना है। वो 73-74 साल से चल रहे हैं और ये ताल्लुकात आगे बढ़े हैं हर दौर में, क्योंकि इस पे एक कंसेंसस है, स्टेट टू स्टेट कंसेंसस है। जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में या चीन में, जो भी गवर्नमेंट हो, वहाँ भी लीडर्स चेंज होते रहे, लेकिन वहाँ कंटिन्यूटी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ रूलिंग पार्टी है। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, ये जिस पोलिटिकल प्रोसेस से यानी कि जब हुकूमतें आती हैं तो हर एक का कंसेंसस होता है कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हमारे यानी कि खारजा पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। अब उस पैराए में आप देखिए, उस बैकड्रॉप में देखिए, तो ये दौरा अहम है क्योंकि इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ बड़ी अच्छी तरह जाने जाते हैं। आपको पता है कि जो पहला एक वर्ड निकला था शहबाज स्पीच, जी, उसके बाद पंजाब स्पीच पे आया, तो वो वहाँ आते रहते थे और एज चीफ मिनिस्टर, और बहुत ही उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया सीपैक फर्स्ट फेज में। तो वहाँ उनकी लीडरशिप जो है, चाइना की लीडरशिप उनको अच्छी तरह जानती है और उनकी काविशों को वो अप्रिशिएट करते हैं। अब इस तनाज़ुर में आप ये देखिए कि जब हम वहाँ बैठेंगे चीन में, सदर शी जिनपिंग और उनके प्रीमियर से बात होगी, तो उसमें ना सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस यानी कि जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात हैं, लेकिन जो इस खित्ते में हो रहा है, रीजन में हो रहा है और दुनिया में हो रहा है, उसके ऊपर एक यानी कि बड़ी कंप्रिहेंसिव डिस्कशन होगी। अब आप देखिए, रीजन में इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंडिया जो है वो बड़ी ताकतों के बलबूते के ऊपर एक हेजेमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच ले रहा है साउथ एशिया में। तो आपको पता है उसको काउंटर बैलेंस के तौर पे चीन के खिलाफ किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और दूसरी मगरबी ताकतों की तरफ से। तो इस तनाज़ुर में हमारे ताल्लुकात बहुत अहम हैं कि हम ये देखें कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को हर डोमेन में, हर शोबे में, दफा हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, सीपैक हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो और दूसरे शोबेजात हैं, उनमें हम कैसे आगे चले। एक तो ये है, तो इस पे बड़ी मुझे उम्मीद है कि हमेशा चीन का जब भी दौरा होता है हमारे लीडर का, तो उसके अच्छे नतायज जो है सामने आते हैं। तो मेरा बिल्कुल मुझे उम्मीद है पूरी कि इसके अच्छे नतायज निकलेंगे। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का ताल्लुक है, आपके इल्म में बखूबी है कि इस वक्त चीन और अमेरिका की जो एक कंपटीशन है या राइवलरी है, उसमें बहुत शिद्दत आई है और वो साउथ चाइना सी और ताइवान स्टेट पे, ताइवान जो है वो चीन उसको इंटेग्रल हिस्सा अपना समझता है, उसका कोर इंटरेस्ट है, कोर इशू है वो। ठीक। और अमेरिका ने भी 1972 के कम्युनिके में, जॉइंट स्टेटमेंट में, जबकि निक्सन साहब वहाँ पर गए थे दौरे पर, तो ताइवान को चीन का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन लेटली यानी कि इन रिसेंट ईयर्स अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज की है और वो ताइवान को, चीन की परसेप्शन ये है कि उसको उकसाया जा रहा है कि वो अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर करे। तो वो ये ज़रा एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है उस रीजन में डेवलप हो रही है। तो उसमें देखना यह है कि हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, सपोर्ट किया है। चाइना के कोर इशूज़ को हम सपोर्ट करते हैं, इसी तरह चीन हमारी सॉवरेंटी को, कश्मीर के इशू को, NSG, FATF, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी काउंसिल में कोऑपरेशन, हमें चीन सपोर्ट करता है। तो इस कोऑपरेशन को और इस सपोर्ट को हमने आगे लेके जाना है, रेनफोर्स करना है। और इस खित्ते में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रही हैं। साउथ एशिया में अब कनेक्टिविटी की बात हो रही है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी चाह रही है, वो ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ग्वादर पोर्ट कौन बना रहा है? ग्वादर पोर्ट चीन बना रहा है। तो देखिए ना, चीन का किरदार यहाँ पर बढ़ रहा है। चीन, और ये फिर एक इस खित्ते में एक ऐसा यानी कि एक आप कहिए कि इत्तेहाद की तरफ
बढ़ रहे हैं जो कि इक्तिसादी तौर पे जियो इकोनॉमिक्स को आगे लेके जाएगा, जिसमें पाकिस्तान का एक कलीदी रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दरमियान में है। पाकिस्तान लिंक करता है साउथ एशिया से, चाइना से, सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से। तो पाकिस्तान तो एक ब्रिज है जिस पोटेंशियल को हमें पूरी तरह एक्सप्लॉइट करना है। और उसमें चीन का जो यहाँ पर ये जो रीजनल कोऑपरेशन है और रीजनल इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है रीजन में, हमारे रीजन में, मां सिवाय इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी ऑन बोर्ड नहीं है इसके ऊपर। तो जो हमारे यानी कि आप समझिए कि अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हुई, रूस हुआ, तो एक किस्म का एक एक्सेस बन रहा है जिसमें चीन का बड़ा किरदार होगा और उसमें पाकिस्तान और चीन मिलके इस रीजनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, हमारे लिए बड़े अच्छे मौके पैदा हो रहे हैं, जिसको कहते हैं अनदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अब हम SIFC पे भी काम कर रहे हैं, जहां से मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स भी हमारी मदद कर सकते हैं। चीन CPEC में ऑलरेडी हमारी मदद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि CPEC फेज भी इसके लिए, लेकिन हमें काम करना होगा जी। जो कोताहियां हमारी तरफ से हुई हैं या जो शॉर्ट कमिंग्स है हमारी CPEC फेज 1 की, जिसकी वजह से रफ्तार उस तरह नहीं आगे जा सकी CPEC की जिस तरह होनी चाहिए थी, अब उनको हमें रिव्यू करना होगा कि CPEC फेज जो है हम स्पीड के साथ, तनदही के साथ आगे लेके चले। और इसके लिए हुकूमत को मुख्तलिफ इकदाम करने पड़ेंगे ताकि चीन की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, चीन की बिजनेस कम्युनिटी यहाँ आए। प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ वो बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं। इसके बाद वो शियान जा रहे हैं। शियान जो है वो शहर है जहाँ से सिल्क रूट जो है वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि ओल्ड सिल्क रोड जो थी उसका ओरिजिन शियान है, वो हिस्टोरिकल शहर है, लाहौर की तरह है। तो अब हम जब सिल्क रोड की बात करते हैं तो शियान और पाकिस्तान की बात करते हैं, शियान काशगर गवादर की बात करते हैं, तो वो तारीखी तौर पे अहम शहर है और बड़ा अच्छा साबित होगा। जहाँ तक ग्रेट हॉल में मीटिंग्स हैं सदर शी के साथ और प्रीमियर लीग के साथ, वो मेरे ख्याल एक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगी, कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे। लेकिन उसके बाद जो है मैं एम्फेसिस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि विजिट तो हो जाएगा, उसमें मुआहदे भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत को पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी फॉलो अप के ऊपर। हमारी मिनिस्ट्रीज और हमारी डिपार्टमेंट जो हैं उनको गेयर अप करना पड़ेगा कि जो पहले हो गया वो हो गया, अब किसी किस्म की कोताही CPEC फेज 2 में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, यू हिट द नेल ऑन द हेड कि जो फॉलो अप है वो बड़ा अहम होता है, और जो कोताही अगर माजी में जैसे आपने कहा हुई है वो नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जैसे आपने खुद कहा टुवर्ड्स द एंड के उनको शहबाज स्पीड के नाम से भी जाना जाता है, उनके आने से एक टर्न अराउंड आएगा और CPEC फेज 2 में हम आगे हतमी पेशरफ्त कर पाएंगे? ऑप्टिमिज्म है, आप शेयर करते हैं? देखिए, मैं तो जी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि चाइना हमारा साथ दे रहा है और पाकिस्तान भी CPEC को आगे लेना चाहता है। और CPEC जो है वो BRI का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो इसमें दोनों ममालिक का स्टेक है, यानी कि इसकी कामयाबी में हमारा स्टेक है। गो के बड़ी मुखालिफ कुव्वतें और कुछ मुखालिफ अनासर, फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडिया, इसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। आपके सामने है कि किस तरह सबोटाज हो रहा है, सबवर्शन हो रहा है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें सुई के साथ आगे लेके चलना चाहिए। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, क्योंकि मेरा उनके साथ एक, जब वो आते थे चीन, तो मैंने खुद भी देखा है कि वो किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर चले, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त वहाँ तशरीफ लाते थे। तो कहने का मतलब है कि कम से कम इतना मुझे एतमाद है कि ये हुकूमत जो है इसको आगे लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगी। और देखिए, रिवाइवल भी हुआ है, जब से ये हुकूमत आई है तो उन्होंने कोशिशें की हैं कि जो मंसूबे रुक गए थे, जो प्रॉब्लम है CPEC में, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। वो एक कंसर्न है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, आप सही कह रहे हैं सर। हम आपसे इंशाल्लाह इस दौरे के दौरान एम्बेसडर मसूद खालिद साहब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे और मेरे व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दिया। जो शेंजन और जो दीगर जगहों पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाएंगे चाइना के मुख्तलिफ शहरों में, उस हवाले से आपने एक पर्सपेक्टिव दिया। हम अपने आने वाले शोज़ में इस पर बात करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जो भारत में आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद हुआ है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो नताइज आए हैं चौंका देने वाले, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे इंडियन इलेक्शंस के जो नताइज आए हैं उस पर राय लेंगे, और एक हमने तज्जियाती नशिस्त का एहतमाम किया। हमें ज्वाइन किया है स्काइप वीडियो लिंक पे कमर चीमा साहब ने। आप IR के एक्सपर्ट हैं और बिलखसूस भारत और दीगर मामलात पर गए नज़र रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। हमें भारत से भी ज्वाइन करेंगे जावेद नकवी साहब, जो डॉन पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट भी करते हैं और ख़ुद एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन। और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब अभी हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगी, माहिर सिक्योरिटी अमूर। आपका बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूं। जो सर अब तक रिजल्ट्स आए हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? गैर मुतवक्के नताइज सामने आ रहे हैं। हमने देखा राहुल गांधी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडियन आइन को बचाने के लिए कन्वेंसिंग की थी और आम भारतीय अवाम ने उनके हक पे वोट दिया। जबकि मैं कुछ देर कबल सुन रहा था नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये पहला मौका है 1962 के बाद जब तीसरी मरतबा एक जमात जो मुंतखब होकर हुकूमत करने आ रही है। स्प्लिट मैंडेट मिला है, क्या कहेंगे चीमा साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर सारी डिस्कशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और NDA अलायंस ने ये कहा था कि हम 400 सीटें लेंगे, तो वो सारी की सारी कामयाबी और नाकामी को उस एंगल से देखा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अकेले तकरीबन 246 सीट्स ली हैं, जबकि इंडिया अलायंस इन टोटलिटी तकरीबन 236 सीटें ले चुके हैं। सो 10 साला इनकम्बेंसी फैक्टर जो नरेंद्र मोदी का है उसको देखा जाए और साथ में जो वो सीटें ले रहे हैं वो देखी जाएं, तो कोई इतना बड़ा शौक भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 303 सीटें थी 2019 में और अब ये आके जो 246 हो गई हैं, तो लोग इसको शौक देख रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे यूपी के अंदर और उनका जो हिंदी हार्टलैंड है उसके अंदर, और वो समझते थे ये महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, यहाँ पे तो हमें कुछ हो गए नहीं। सो प्रॉब्लम सारा वहां पे हो गया, क्योंकि मोदी साहब ने के बारे में ये जो इशू था कि वो जो लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो रिमूव कर देंगे। और अच्छा। उनके जो ताल्लुकात थे जो अंबानीज एंड अदानीज के साथ, उसके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये शायद बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लोग दे रहे हैं। सो इन चीजों पे लोग इनसिक्योर हुए और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। लेकिन इवन देन 246 सीट लेना है एज ए थर्ड टाइम पार्टी, एंड देन आप 643 मिलियन लोगों ने वोट डाला है। सो उम्मीदें वहां पे टूटी हैं जहां पे वो बेंचमार्क 400 पे ले गए थे, लेकिन ओवरऑल जो NDA अलायंस है वो तकरीबन 300 पे आकर रुक गया है। जी लेकिन चीमा साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि जाहिर बात है इस वक्त भी वो लार्जेस्ट पार्टी हैं, लेकिन लास्ट टाइम उनका सियासी और इंतखाबी नारा था 300 से पार। खुद उन्होंने अपने लिए बार ऊपर किया और कहा कि इस बार 400 से पार। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह क्या थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। और जो इंडियन अपोजिशन है जाहिर बात है उनकी एक तरह से स्ट्रेंथन हुए हैं, जिस तरह राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने इंडियन मीडिया, उन्होंने कहा इंडिया की आदि अदलिया एजेंसियों का उन्होंने कहा, उनका हमें इदारों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो बड़ा कठिन हालात में इलेक्शन लड़के रिजल्ट शो किया है। तो आने वाले दिनों में लोकसभा का क्या मंजर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। वो ये समझते थे कि हमें कौन पूछेगा। अब देखें ना, सबसे बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि वो तो कैबिनेट में और पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं करते थे। वो समझते थे इन्होंने हमसे क्या पूछना है, मेरी 303 अकेले की सीट्स हैं। अब जारी बात है, वो एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होना, देन वो जो यूपी के अंदर उनको ये था कि मैंने अयोध्या मंदिर बना दिया, मैं एक एंड देन वो अबव ऑल ये समझ रहे थे कि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो जो डोमेस्टिकली लोगों को इनसिक्योर कर दिया। इंटरनेशनली ये बताना शुरू किया कि दुनिया हमें जानती है, लेकिन वो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसको कोई ताल्लुक नहीं है भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे हैं, जिसको ताल्लुक ये है कि मेरी आइडेंटिटी खतरे में है, जिसको ताल्लुक ये है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जा सकती है, जिसको इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है कि नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी एरोगेंट हो चुकी हुई है हिंदी हार्टलैंड में, वो लोग बेसिकली उन्होंने धचका लगाया है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को। इस वजह से वो अब देखे ना, अब उनको नीतीश कुमार और जो बाकी लोग हैं चंद्रा बाबू नायडू जो कि अब किंग मेकर बन गए हैं, ये दोनों के दोनों लोग किंग मेकर बन चुके हैं। अदरवाइज नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं बन सकते। अब क्या ये भी बातें हो रही हैं
कि क्या ये जो किंग मेकर हैं ये इंडिया अलायंस की तरफ भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहरहाल यानी कि आप जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट आपको नजर आ रही है, मतलब कि ऑन देयर ओन दे वोंट बी एबल टू मेक अ गवर्नमेंट। 246 पे अगर उन्होंने 32-35 सीटें और चाहिए तो वो बाकी दो जमातों से लेनी पड़ेंगी उनको, जनता दल एंड ये हतमी नताइज आ गए हैं कमर चीमा साहब? जी सर, हतमी नताइज आ गए हैं इंडियन इलेक्शन कमीशन की जानिब से? बहुत हद तक हतमी नताइज हैं, बहुत हद तक। कुछ सीटें जो हैं मेरा ख्याल है उनका रह गया, बाकी सारे नताइज जो हैं वो आ चुके हुए हैं। अच्छा, और ये जो इंडियन अलायंस के नाम से जो एक ब्लॉक बना था, इंडिया ब्लॉक के नाम से, उनको किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिन में उनकी सियासत को? देखिए उनकी सियासत बड़ी कामयाब रही है। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की रिवाइवल हुई है। आपको अच्छा। पता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि ये हेरिडेटरी पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो खानदानी है, ये तो नवाब लोग हैं, इस तरह की बातें थी। सो उनको सीटें तो तकरीबन 99-100 मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, बाकी इंडिया अलायंस की मिला के 236 के करीब बनती है, कांग्रेस को फिर भी 100 सीटें मिली हैं। सो वो सेकंड बड़ी पार्टी जो है आफ्टर बीजेपी है 246 एंड 100। सो उनकी पॉलिटिक्स ये है कि वो रेलिवेंट हो गए हैं दोबारा, वो अपोजिशन में अब तगड़े हो गए हैं, उनका ऐसा बयानिया जो है उसको रेलिवेंस मिली है। वो ऐसे लोगों को जो उन्होंने खौफ डाला था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, आपके राइट्स नहीं रहेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस खत्म हो जाएंगी, ये जो है ये गठजोड़ है। और जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो 1000 साल की सोच रहा हूं। सो इन चीजों ने बेसिकली बहुत सारे वीक पॉइंट्स जो थे वो कांग्रेस को दिए और इंडिया अलायंस को दिए। एंड देन आपको याद होगा कि राहुल गांधी को भी जेल में डाल दिया, उनसे उनका घर छीन लिया, फिर आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं उनको भी जेल में डाल दिया, वो भी फिर केजरीवाल चले गए बड़ी मुश्किल से। सो ये जो अपनी ऑपोजिशन को दबाना एंड इस चीजों ने बेसिकली इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। उनकी पॉलिटिक्स में अब रिवाइवल आ गई है, वो रेलिवेंट हो चुके हैं और शायद वो समझते हैं कि 2029 के अंदर वो अपनी स्पेस बना पाएंगे दोबारा और इंडियन अवाम को वो जो बातें वो कर रहे हैं शायद वो अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक नेशनल स्केल लेवल पे दोबारा एक बड़े प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुए हैं। तो इसका मतलब 246 उनकी हैं, बीजेपी की जो एनडीए उनका अलायंस है लेड, और जो ऑपोजिशन का अलायंस है उनकी जो है 236 हैं। 10 का आप बता रहे हैं कि फर्क है, और जाहिर बात है मैजिकल फिगर 295 बताए जा रहे हैं। बीजेपी की 246 है, एनडीए अलायंस की 295-98 के करीब है। ओके सो एनडीए अलायंस है उसके पास सीटें पूरी हैं, 272 से उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, सीटें तो उनके पास पूरी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास 246 हैं, बाकी जो उनके जो पार्टनर्स के साथ मिलके वो 295, 98, 300 के करीब भी चले जाते हैं। ऑन दी कंट्रेरी जो इंडिया अलायंस है उसके पास टोटल सीटें 236 हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा 100 नंबर पे खड़ी है। ओके, फेयर एनफ। अब ये मुझे बताएगा कि उसमें इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत गुफ्तगू की थी, और यूजुअली हम देखते हैं कि इंडियन इलेक्शन में पाकिस्तान फिगर आउट होता है, हमारे इलेक्शंस में ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अपनी होती है, अपने इश्यूज होते हैं। अब आप किस तरह देख रहे हैं, जैसे आपने खुद बताया कि बीजेपी विद अदर एलाइज पार्टी उन्होंने वो नंबर्स हासिल कर लिए हैं, उनकी हुकूमत आती है, बनती है, ज़्यादा पता है, जैसे मैंने बताया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से खिताब भी किया नरेंद्र मोदी साहब ने, उनका 1962 के बाद पहली हुकूमत होगी, जो जमात होगी जो तीसरी दफ़ा हुकूमत बनाने जा रही है। पाक इंडिया ताल्लुकात वही रहेंगे या कोई तब्दीली आएगी, जौहरी तब्दीली? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का अगेन इस्तेमाल किया इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए, और उन्होंने बड़ी खुल के बातें की, लेकिन उन्होंने बड़ी लेट बातें की। वो लेट इसलिए की कि जब उनको पता चला कि पहले और सेकंड टर्नआउट के बाद के वोटिंग टर्न फेज के बाद कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तो उन्होंने अपना वो जो मोमेंटम था बढ़ा दिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से जो बयानात थे कुछ उनको डिस्कस करना शुरू कर दिया। सो इस हद तक, और शायद अगर वो शुरू से ही कुछ ऐसी, जैसे 2019 में उन्होंने वो जो फेक ड्रामा किया था सर्जिकल स्ट्राइक का, वो जो कुछ किया था, अगर वो कुछ ऐसा कर लेते तो उनको ज्यादा वोट मिल जाते। और इस दफा उन्होंने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, तो वो हालात नहीं बन पाए उनके जीतने के 2019 में, तो वो पाकिस्तान की वजह से वजीर आजम बने। अगर वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक ना करते तो शायद वो वजीर आजम भी ना बन पाते। मेरे साथ रहेगा डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन इलेक्शन जो रिजल्ट्स आए हैं उन पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपका तबसरा भी लेना चाहूँगा। मुख्तलिफ जहतें इसकी बताई हैं कमर चीमा साहब ने। आप क्या समझती हैं जो नताइज आई हैं, किस तरह देख रही हैं आने वाले दिनों में भारतीय दाखिली सियासत को, और जो उनकी खारजी उमूर हैं बिलखसूस पाक भारत ताल्लुकात, इस पर किस किस्म के मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, इसमें से 3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे उभरी। पहली बात तो ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी हुकूमत की तरफ से शिद्दत पसंदाना जो है सियासत का आगाज किया गया मुसलमानों के खिलाफ, रफ़ीयतों के खिलाफ, ये रद्द-ए-अमल है। ये पहला सियासी रद्द-ए-अमल है। अगर आप तक़सीम हिंद के ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी सूरत हाल कि जहाँ पहले एक सियासी जद्दोजहद शुरू हुई, फिर उस जद्दोजहद के दरमियान जो है मुख्तलिफ किस्म की रायट की जो शुरू पसंदी के वाक़यात थे, उन्होंने ये तासर वाज़े किया कि मसावी हकूक़ के लिए जो है ना सिर्फ एक अलहदा मुल्क चाहिए, लेकिन सियासी तौर के ऊपर उनको अपनी जद्दोजहद को आगे लेके जाना पड़ेगा। यही वजह है कि बावजूद इसके कि मोदी हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत कुछ तरक्की के काम किए मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ वो हिंदू फंडामेंटलिज्म लेके आई, उसके बावजूद जो रद्द-ए-अमल आया है तमाम अक़लियतों की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, वो इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक वाज़ेह तक़सीम आ चुकी है, जहाँ एक तरफ शिद्दत पसंद हिंदू है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हकाम जो है ना मिसावी हकूक चाहिए। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिविल वॉर की तरफ इसका अंदिया देते हैं। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि ये एक मेजॉरिटी हुकूमत नहीं आएगी कि उसमें बहुत भारी अक्सरियत होगी मोदी हुकूमत के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी दाखिली सियासत की कमजोरी है वो अपनी बैरूनी जो है ना दरअंदाजी से या शिद्दत पसंदाना या जहराना पॉलिसी से वो अबूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि अगले 3 या 6 महीने में वो किस तरह जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तक़सीम है उसके अंदर ना सिर्फ एक रेडिकलाइजेशन है, लेकिन वो वाज़ेह होती जा रही है, उसके साथ उससे भी ज़्यादा जो है जो इसमें शिद्दत पसंदी आएगी। आप समझती हैं जो उनका एक हेजेमोनिस्टिक एजेंडा है नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी गवर्नमेंट का, उसको वो कंटिन्यू कर पाएंगे बिलखसूस खित्ते में? देखिए, वो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वक्त दाखिली तौर पे तो उनको वो कामयाबी हासिल नहीं, बल्कि उनको जो है नाकामी का सामना करना है। तो ऐसी सूरत हाल में वो कोई एकदम आके कोई तरक्की का प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं, कोई 5 टकाती प्रोग्राम, कोई नई चीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो अक़लियतें हैं, जो बाकी जो सोच के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ और उनकी इत्तेहादी के साथ जो है अपना वोट डाल के वाज़ेह किए कि वो इस डिवाइड में हिंदुस्तान के साथ नहीं करें। ये पहली दफा एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तान के अंदर उभरे हैं, जो वही सूरत हाल पैदा कर रही हैं जो जून 1947 में पैदा हुई थी। अब ये कितनी हद तक आगे जाएगी इस सूरत हाल में, जाहिर है ये क्योंकि कमजोर मोदी हुकूमत बनेगी, तो इस गैप को फिल करने के लिए वो इलाकाई तौर के ऊपर जहराना पॉलिसी इख्तियार करेंगे, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे चीन के खिलाफ, और इसकी बुनियाद पर वो बैन अवी लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अंदरूनी तौर पर ये बात बावर करवा सकें जो मोदी का जो एजेंडा है या जो उसकी तर्ज हुकूमत है, उसका जो विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। क्योंकि डोमेस्टिकली तो वो फेल हो चुके हैं, मतलब उनकी पॉलिसी से रद्द-ए-अमल आ रहा है। जाहिर है फिर वो इलाकाई सतह के ऊपर वो अपनी पॉलिसीज को ना सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन आप नहीं समझते डॉक्टर साहब कि जो इंटरनल आपके हालात होते हैं वही आपके एक्सटर्नल हालात का रिफ्लेक्शन बनते हैं? दूसरा, जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो तो इनकी बहुत बड़ी सबकत दिखा रहे थे, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर भी अब रिसर्च होनी चाहिए कि एग्जिट पोल्स में तो बड़ा वाइडनिंग गैप बताया जा रहा था, लेकिन जब फैक्चुअली जब रिजल्ट आए हैं जो कमर चीमा साहब ने हमारे साथ शेयर किए। अहम बात की है आपने, बहुत अहम सवाल किया। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ओके डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दीजिए, आप मेरे साथ ही रहेंगे, चूंकि हमारे साथ जावेद दबकी साहब मौजूद हैं इंडिया से, तो भी वेलकम करते हैं अपने शो में। आप मेरे साथ ही स्टे रहिएगा। आदाब जावेद साहब। आदाब आदाब। आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? दुआ दुआ इनायत जी। जावेद साहब, ये बताइएगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत में जो 7 मराहल में इंतखाबात था वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, नताइज सामने आए हैं। पहले तो अपडेट दीजिएगा। हमारे पास तो ज़ाहिर बात है जो इंडियन मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं 295 एनडीए ने सीटें हासिल की हैं अब तक के नतायज के मुताबिक, और जो अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक है उनकी 231 नशिस्तें। देखिए, मैं आपको समझा दूं,
238 के करीब बीजेपी आ गई है, यानी यानी वो खुद अपने आप में मेजॉरिटी के बहुत नीचे। अच्छा। ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि 2014 में और 2019 में बीजेपी के पास अपनी खुद मेजॉरिटी थी, अलावा अलायंस के, जो कि एक बोनस था। इस बार वो माइनॉरिटी में आ गई है और खासी बुरी तरह से, थोड़ा सा लिहाजा उसको डील करना पड़ेगा मदद के लिए बेतहाशा एनडीए, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और उसमें एक और पेंच है जी। वो पेंच ये है कि इसके जो दो मेंबर्स हैं इस अलायंस के, वो नए हैं, पहले ओरिजिनल 2019 से नहीं है। एक है मिस्टर नीतीश कुमार, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो अभी अभी जीते हैं असेंबली का भी इलेक्शन वहां आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों प्रो मुस्लिम लोग हैं, ये कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं और ये हिंदुत्व के तो कतई खिलाफ हैं। अब आप देख लीजिए क्या खिचड़ी बनने जा रही है। ये तो दो बहुत ही सेक्युलर अलाइज हैं और जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, और वो इनकी सपोर्ट करेंगे, तो आप जान लीजिए क्या होने जा रहा है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया। जावेद साहब, ये भी मुझे बताएगा कि जो मैंने डॉक्टर मारिक साहब ने भी सवाल रखा है, जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो बता रहे थे कि काफी सबकत ले जाएंगे और नरेंद्र मोदी साहब का एग्जिट पोल से आप भरोसा कीजिए, हमारा नहीं था। अच्छा। हम भुगत चुके हैं। और एग्जिट पोल के माने हिंदुस्तान में सट्टा बाजार को खिलाने के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये- आपके लिए ये गैर बात मुतवक्किल जावेद भाई, आपके लिए गैर मुतवक्किल नताइज है या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल, हम आप हमारा पढ़िए। मुस्तकिल में जो डॉन में लिख रहा था वो ये था कि बीजेपी के इस तरह से जीतने के तो बिल्कुल ही नहीं, और हारने के भी इम्कानात हैं। आप पढ़िए, आज से नहीं, पिछले 2-4 महीने से जो बात शुरू हुई है। तो नहीं, ये इसलिए कि जमीनी हकीकत कुछ और है। उत्तर प्रदेश खास तौर से बहुत ही स्लिपरी ग्राउंड साबित हुआ, और जिसपे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो जिसपे तो ये किस्सा हो गया उनके साथ। उत्तर प्रदेश ने इनको एक लिफ्ट किया था बहुत बड़ा 2014 में, वो मुजफ्फरनगर के कम्युनल इंसिडेंट्स के बाद। अच्छा। और 2019 में ये जो पुलवामा और बालाकोट वगैरह का जो किस्सा, जो अब कहते हैं लोग कि मनगढ़ंत था और जिसका कोई सरपैर नहीं था, बहरहाल उसका बहुत इस्तेमाल हुआ और उससे इतनी भूख मिली कि वो यहाँ पे पहुंच गए बड़े 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 मेजोरिटी के पास जी। लेकिन इस बार मंदिर का काम आया ना, कोई कम्युनल कैट कॉलिंग, डॉग विस्लिंग, कुछ नहीं। तो यूपी ने इनको बहुत निराश किया और उत्तर प्रदेश ने। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां अभी भी, अब गुजरात में भी इस बार पहली बार कांग्रेस को एक सीट मिली। अच्छा। यानी गुजरात जो इनका किला है, जी बिल्कुल। तो और वहां पे 2-3 रेसेस में बहुत क्लोज कॉल्स हुई हैं, और वहां से जो होम मिनिस्टर जीते हैं अमित शाह 7 लाख वोटों के साथ गांधीनगर से, वो किस तरह से जीते हैं दुनिया ने देखा है। वहां पे जो दूसरे वो थे, कॉन्टेस्टेंट थे, कुछ कह रहे हैं हमको हाईजैक कर लिया, कुछ को कैद कर लिया, कुछ को फोर्स करके कुछ टॉकेट बन गया। जी। ये सब दादागिरी की है। अच्छा जावेद साहब, राहुल गांधी साहब को किस तरह देख रहे हैं? ये तो आपने बताया, राहुल गांधी साहब कांग्रेस का आप कमबैक देख रही हैं? इंडियन ब्लॉक जो है उन्होंने अच्छी, राहुल गांधी है बेटे राजीव गांधी के, और राजीव गांधी आए थे मिलने बेनजीर भुट्टो से कराची में। जी। तो अब और वहाँ के दोनों भाई बहन जा चुके हैं देखने, राहुल भी और प्रियंका भी। तो 2 जगह से जीते हैं मैसिव मेजॉरिटी से। जी। केरला में कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड, और रायबरेली जो इनके गोया की इंदिरा गांधी के
जौहर सबसे पहले वहां लड़ते थे, फिरोज गांधी, जी फिर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने इनहेरिट किया, फिर राजीव गांधी ने इनहेरिट किया, उससे पहले फिर सोनिया गांधी, और अब ये इनका नंबर आया है। तो वो तो एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी अमेठी में बहुत बड़ा कारनामा हुआ, जहाँ पे स्मृति ईरानी को इनके घर के एक लॉयलिस्ट ने पूरी तरह से हाँ, शिकस्त दी है। ये आप सही और करिए, ये मिस्टर बहुत बड़ा मोदी अपसेट खुद हुआ ही- है। और मिस्टर मोदी खुद ही बहुत कम वोटों से, यानी अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि एक बार ऐसा भी आया कि लगा कांग्रेस का कैंडिडेट उनसे ऊपर था, लेकिन ये वाराणसी, वहां पे इनकी 1 लाख की शायद तकरीबन 1 या 1.25 लाख वोटों से जीते हैं, विच इज टू बी कंपेयर्ड विद 400,000 लास्ट टाइम। ठीक। जय साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा जो उनके अब नए कोलिशन पार्टनर्स हैं वो दे आर अगेंस्ट हिंदुत्वा, तो आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को आप किस तरह देख रहे हैं? उनका जो एजेंडा सेटिंग है वो तो उन्होंने पहले से तय की थी। आप समझते हैं दाखिली तौर पे एक कमजोर हुकूमत बनने जा रही है और एक मजबूत ऑपोजिशन होगी लोकसभा में? देखिए, कमजोर और मजबूत का तो मैं नहीं जानता। अब जो यहाँ पे कमजोर है, हो सकता है वो आवाम के लिए मजबूत हो, और जो मजबूत हुकूमत है वो आवाम के लिए बहुत बुरी साबित हो। तो ये कहना तो मुश्किल है कि ये किसके हिसाब से मजबूत, किसके लिए मजबूत होगी। तो लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट ज्यादा फायदेमंद होती है आवाम के लिए। ठीक है। और ये हमने अपने तजुर्बे से देखा है, अच्छा यहाँ भी, और आपने भी देखा है अपने यहाँ। जी। जब कोई एक आदमी, फिर वो दिमाग में चली जाती है। वो कम हो गई है इस वक्त। मिस्टर मोदी जो है वो तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो फूंक है, जो हवा थी बनी हुई कि 400 से पार। कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, वो उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन उनके जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह थे सब कहते घूम रहे थे कि 400 सीट चाहिए हैं ताकि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें। यानी कि वही अपना हिंदुत्व वगैरह का जो कितना है जी किस तरह से अमल में लाएं, सर। और वो नहीं हो पाएगा तो आप लोग खुश रहिए। और मेरी उम्मीद है और दुआ है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी शायद कोई खिड़की खुले, दरवाजा खुले, अल्लाह करे। और बेहतर हो, और बिल्कुल लोगों जी। की, दोस्तों की, यारों की आमद और रफ्त। बिल्कुल जी, जावेद नकी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत नवाजिश शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर मारिया साहब, सॉरी आपका आर्गूमेंट रह गया था, मैं चाहूँगा आप भी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जावेद नकी साहब, चूंकि हमारी उनसे कॉल मिल गई थी। डॉक्टर साहब, आप सुन रही थी उनकी गुफ्तगू? जी मैं सुन रही थी, और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। जी। देखिए, मैं जो बात कह रही थी उसमें ये है कि हिंदुस्तान में जो जराए इब्लाग हैं उसके ऊपर जो हिंदू पार्टी, बिलखुसूस बीजेपी की जो उनकी जो मुख्तलिफ कह सकते हैं अहम रुकन है, उनका एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज जो है उसके अंदर शामिल हो चुकी है। तो यही वजह है कि जो चीज़ आपको उनके जराए इब्लाग से नजर आती है वो ना तो मौखिक होती है और ना ही वो अंदरूनी जो सूरत हाल है उसका एक हकीकत दाना जायजा लेते हैं। यही वजह है कि जो इसका रद्द अमल आया है हिंदुस्तान के अंदर से वो बहुत बड़े तरीके से बहुत वाज़े वक्त पर आया है। और यही वजह है कि जो इंटरनल उसका जो रिस्पांस था वो डिफरेंट था, और जो ज़राए इब्लाग और जो एग्जीक्यूटिव पोल्स थे वो एक डिफरेंट पिक्चर थे। आप समझती है जो जावेद नकी साहब कह रहे थे कि वो उम्मीद रख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में कोई एवेन्यू निकल सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? यू शेयर हिज ऑप्टिमिज्म, या जो उनकी उम्मीद है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ज़ाहिर है इस मामला थोड़े से पेचीदा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इस हुकूमत के पास क्या मैसेज होगा कि वो पाकिस्तान से बात करें। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये कमज़ोर हुकूमत बनेगी, कमज़ोर बीजेपी की हुकूमत है, तो ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ज़्यादा जहराना पॉलिसी रखेंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी जो कमजोरी है वो उसको अपनी ताकत में दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यही है कि इस वजह से एक जो बहुत बड़ा जो इनका इशू है वो यही रहेगा कि हिंदुस्तान जो है अभी तक
जो है मसला कश्मीर पे पाकिस्तान से बातचीत करने के तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल है कि आप उनके साथ तजारती तौर पर उनको कोई बेनिफिट दें जब पाकिस्तान के लिए उसमें कोई माशी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर आप तजारत को देखते हैं तो 400 मिलियन का तजारत पाकिस्तान की तरफ से और तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर की तजारत का फायदा जो है हिंदुस्तान को होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये मेरे नहीं ख्याल है कि किसी भी जगह पे इकोनॉमिक सेंस बनेगा या पॉलिटिकल सेंस कि आप ये इतना बड़ा फैसला करें और उसके आगे वो कहीं पहुंचे। चीमा साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप किस तरह देख रहे हैं? बड़े अहम नुकात उठाए जावेद नकी साहब ने। उनका जो हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा था वो शायद अब आगे ना बढ़ सके, क्योंकि जो नए दो कोलिशन पार्टनर्स हैं जावेद नकी साहब के मुताबिक एनडीए में, दे आर अगेंस्ट, दे आर सेकुलर, दे आर अगेंस्ट इट। यू एग्री चीमा साहब? देखिए बिल्कुल ये पॉइंट तो है, वो जो स्ट्रॉन्ग मैन एग्जेक्टिव रूल की गेम थी ना, अब वो नहीं रहेगी। अब देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो भी ऐसे हैं कि वो साइड स्विच करते रहते हैं। हर पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स देखता है, रीजनल पार्टीज वहां पे जो हैं वो अपनी साइड स्विच करते हैं। उनको इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या है। सो मोदी साहब को वो जो स्ट्रॉन्ग मैन रूल था, अब वो जारी बात है हर चीज कैबिनेट में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी, डिस्कस होगा। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो 2029 तक के लिए नहीं खड़े हुए, वो अपने आप को खड़े करे, मैं समझता हूँ वो अगले 15-20 साल के लिए सोच रहे हैं। सो वो उनको थोड़ा अगर झुकना पड़ा तो वो झुकेंगे, और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। याद रखें उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के बिजनेसमैन के ऊपर, जैसे ये अंबानी, अदानी, इनको बहुत उन्होंने बिजनेस डील्स लेके दी हुई हैं। इन्हीं के जरिए उन्होंने सारा मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, मीडिया हाउसेस खरीदे। सो बहुत बड़े पैमाने पे उनकी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। सो वो बहुत तरीके से खेलेंगे, लेकिन वो जो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोलिशन पॉलिटिशियंस जो हैं उनको साथ लेके चलते रहेंगे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि ये रीजनल पार्टी जो है ये इंडिया अलायंस की तरफ चले जाएं, किसी वक्त आके कोई ऐसे हालात बन जाएं। लेकिन अब तलवार जो है वो नरेंद्र मोदी के सर पे खड़ी रहेगी हमेशा, कि उनको जो है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, निगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, डायलॉग करना पड़ेगा। एंड देन 10 साल आपने स्ट्रॉन्ग मैन रूल किया हो और 11वें से 15वें साल तक ऐसे चलना बड़े मुश्किल तो होती है। ये आप सही कहा कि बड़ी मुश्किल होगी। बार के वी विल कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड कि क्या जो है वो हालात बनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, कमर चीमा साहब और जावेद नकी साहब में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर बात है पाक भारत ताल्लुकात कलीदी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उसमें जमूद तारी है और उस वक्त ये टूट सकता है जब भारत की जानिब से भी लचक का मुजाहरा हो। ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन पर हम कल भी गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।